सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का हम ये प्रश्न पत्र देख रहे हैं और ये प्रश्न पत्र आपके अनिवार्य हिंदी विषय का है और जिला समान परीक्षा भीलवाड़ा, जिला समान परीक्षा भीलवाड़ा का ये प्रश्न पत्र है। इसको आज हम हल करेंगे। सबसे पहले देख लें, ये 2 घंटे 45 मिनट का ये पेपर है। 48 अंक 48 अंक का कुल पूर्णांक है। परीक्षार्थी नामांक लिख लें, सभी प्रश्न करें और उत्तर जो है उत्तर पुस्तिका में लिखें। जिनके आंतरिक खंड है उनके एक साथ लिखें। ये निर्देश बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको आपको बोर्ड परीक्षा में भी ध्यान में रखना है। देखते हैं आगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। 1 से 4 तक ये प्रश्न है। कवि ने सपनों का संसार कैसा माना है? तो कवि ने सपनों का संसार प्रेममय माना है। ऑप्शन नंबर 2 सही है क्योंकि उसका जो सांसारिक जीवन जरूर दुखमय था, लेकिन इस दुख से बचने के लिए उसने जो है एक सपनों का संसार बना लिया था। प्रेममय माना उसको। बाजार के जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय क्या है? बाजार मत जाओ, खाली मन बाजार जाओ, बाजार को मत देखो। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाजार जाओ तो खाली मन नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, यशोधर बाबू किसे अपना आदर्श मानते थे? किशनदा को, अपनी पत्नी को, भूषण को, चड्डा को। तो ये किशनदा को अपना आदर्श मानते थे। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने हैं? 8, 15, 11, 5। तो कुल 11 स्वर हिंदी वर्णमाला में है। उसके बाद देखिए 5 से 7 आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति देखिए, आंखों जैसा लाल सवेरा, तो खरगोश यहां जाएगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। और उन लोगों के 2 नाम थे, इंद्रसेना और मेंढक मंडली। ये 2 नाम थे। यशोधर बाबू के 3 बेटे थे। अगर संतान पूछे तो कुल 4 थी, 3 लड़के और 1 लड़की। उसके बाद देखिए 8 से 10 आपके सत्य असत्य वाले हैं। तो 8वां देखेंगे, चिड़िया की उड़ान सीमित है परंतु कविता का क्षेत्र अति व्यापक एवं असीमित है। बिल्कुल सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य कथन है। ठीक है। सत्य असत्य कथन में आगे देखेंगे, भक्तिन और उसका परिवार साथ ही रहते हुए महादेवी वर्मा के घर के काम करते थे। तो ये असत्य हो गया क्योंकि परिवार साथ नहीं रहता था, केवल भक्तिन अकेली उनके साथ रहती थी। 10वां, यशोधर बाबू पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले व्यक्ति थे। ये भी असत्य हो जाएगा क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति को नहीं मानते थे, उनका पूरा परिवार पाश्चात्य संस्कृति को मानता था। 11 से 12 में देखिए 1-2 पंक्ति में उत्तर देना है। 11वां प्रश्न, सिल्वर वेडिंग पर भूषण ने अपने पिता को उपहार में क्या दिया? ऊनी गाउन दिया। ऊनी गाउन जो है ये उन्होंने दिया था। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। फिर आगे देखिए, ये अपठित पद्यांश को पढ़ करके उत्तर देना है। तो ध्यान दीजिए, ये अपठित पद्यांश है कि साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे हैं, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे हैं, कायरता से प्राण कहाँ हमने त्यागे हैं, है हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय। सुरपति किसके लिए आया? इंद्र के लिए। फिर एक बार हे विश्व तुम गाओ भारत की विजय। तो देखिए इतिहास किस बात का साक्षी है? 13वां प्रश्न देखेंगे, इतिहास किस बात का साक्षी है? तो इसका उत्तर हम देखेंगे 13वां का, हम ही सबसे पहले जागे इस बात का इतिहास साक्षी है। तो सबसे पहले हम जागे यानी चेतना जो है वो हमारे अंदर जागृत हुई इस संसार में। इतिहास इस बात का
साक्षी है। अर्थात सभी सभ्यताओं में से सबसे पहली सभ्यता भारत की थी। 14वां देखिए कि कायरता से कहाँ प्राण हमने त्यागे हैं, पंक्ति का क्या अभिप्राय है। तो पंक्ति कहाँ आई पहले देख लीजिए। 14वां ये कह रहा है कि शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे, कायरता से प्राण हमने कहाँ त्यागे हैं। तो इसका मतलब शत्रुओं से वीरता पूर्वक लड़े, भाग्य नहीं। ठीक है, फिर देखिए 15वां प्रश्न कह रहा है कि काव्यांश में भारतीयों की किन विशेषताओं को उजागर किया गया है। तो इनका उत्तर हम लिखेंगे। देखिए जो भारतीयों की जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता है कि सबसे पहले हम जागे, ये पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है कि निडर हैं, बिना डर के, निर्भय हैं, बिना भय के, शत्रुओं से डट कर के सामना करने वाले हैं, डट कर लड़ने वाले, कायर नहीं तो वीर हो गए, इस प्रकार की विशेषताएं बताई है। और काव्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। तो काव्यांश का उचित शीर्षक या तो भारत के वीर हो सकते हैं, या भारत की विजय हो सकती है, या भारतीय लोगों की वीरता हो सकती है, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। फिर देखिए 17 से 20 पढ़ करके आपको गद्यांश का उत्तर देना था। तो समय के बारे में था ये पूरा, तो यहाँ हम उत्तर देख लेते हैं। समय वह संपत्ति है, क्या कह रहा है देखिए, समय वह संपत्ति जो प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर की ओर से मिलती है। जो लोग इस धन को संचित रीति से बरतते हैं वे शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त करते हैं। इसी समय संपत्ति के सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान निर्धन धनवान और अनुभवी बन जाता है। संतोष, हर्ष या सुख सब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है जब तक वह उचित तरीके से अथवा रीति से समय का सदुपयोग नहीं करता है। समय निसंदेह एक रत्न राशि है। जो कोई उसे अपरिमित और अगणित रूप से अंधाधुंध व्यय करता है वह दिनों दिन अकिंचन, रिक्त हस्त और दरिद्र होता है। वह आजीवन खिन्न और समय को कोसता रहता है। सच तो यह है कि समय का सदुपयोग करना आत्मोन्नति तथा उसे नष्ट करना एक प्रकार की आत्महत्या है। तो गद्यांश का शीर्षक समय का महत्व, समय की महत्ता, कुछ भी हो सकता है। फिर देखिए समय के सदुपयोग से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिलते हैं। ये पूछा है कि समय के सदुपयोग से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो इसका उत्तर हम लिख देंगे कि समय के सदुपयोग से लाभ पूछे हैं तो लाभ आ गया था कि एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है। एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है, देवता स्वरूप बन जाता है। ठीक है, ये एक विशेषता आई थी कि सदुपयोग से एक जंगली मनुष्य देवता स्वरूप बन जाता है और इसी के द्वारा मूर्ख विद्वान, निर्धन धनवान और अनुभवी बन सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए समय के दुरुपयोग की 2 हानियां लिखनी है। तो समय के दुरुपयोग की हानियां आई थी, इसमें अकिंचन हो जाता है। जो समय को बर्बाद करता है वो अकिंचन यानी कुछ भी उसके पास नहीं रहता है, गरीब से भी बदतर है। किंचन, रिक्त हस्त,
हाथ उसके खाली रहते हैं और दरिद्र, ये स्थितियां उसकी हो जाती है। गद्यांश में क्या संदेश दिया गया? समय का सदुपयोग करने का संदेश दिया। समय का सदुपयोग करने का संदेश दिया गया। समय की महत्ता समझनी चाहिए। 21 से 23वें में देखिए कि हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? तो कैमरे में बंद अपाहिज कविता से ये लिया गया है। और जो मीडिया के जो लोग हैं, मीडिया द्वारा संवेदना का व्यापार करना, संवेदना का व्यापार करना, या फिर जो एक उनका कह सकते हैं कि हम व्यावसायिकता की ओर जो बढ़ रहा है, वो मीडिया व्यावसायिकता की ओर बढ़ते हुए मीडिया पर व्यंग्य करना, सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर उस अफाहिज व्यक्ति को ला करके उसकी संवेदनाओं के साथ खेलना और निर्मम होकर के उससे प्रश्न करना, ये सारा व्यंग्य इसमें किया है। लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, ढोल ही है? जाहिर सी बात है कि लुट्टन पहलवान को सारे दाव पेच किसने सिखाए? ढोल ने सिखाए। इसलिए उसने ढोल को अपना जो है गुरु माना। गुरु सही दिशा देता है और यहाँ लुट्टन पहलवान को लड़ने की जो दिशा दी, वो मार्ग बताया, वो ढोल ने बताया, इसलिए ढोल ही उसका जो है गुरु था। आलोक धनवा और धर्मवीर भारती में से किसी की भी एक का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। जनसंचार के मुद्रित माध्यमों की कोई दो विशेषताएं लिखनी है कि एक तो लंबे समय तक इसको हम सहेज के रख सकते हैं, जब जरूरत हो, जहाँ से जरूरत हो वहाँ से हम पढ़ सकते हैं। उसके बाद 25वां प्रश्न आया था आपके, फीचर लिखना था, या तो मोबाइल केंद्रित जीवन, युवाओं में बढ़ता फैशन, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ये बता रखा आपको कि शब्द शक्ति की परिभाषा लिखनी थी। और जो 3 इसके भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, उस के नाम लिखने थे। इसी प्रकार यमक अलंकार देखिए, यमक अलंकार आया है, कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, प्रत्येक बार अर्थ अलग होता है। उदाहरण कनक कनक वाला दे दो, 3 बेर खाती वो वाला दे दो, और बहुत सारे उदाहरण हैं। 28वां देखिए, 28वां प्रश्न आया कि सह प्रसंग व्याख्या करनी है। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। तो क्या है ये? कुंवर नारायण की जो कविता है आपके, कुंवर नारायण, कौन सी कविता है? कविता के बहाने, कविता के बहाने, वहां से ये ली गई थी व्याख्या, आपको करनी थी। इसके बाद देखिए अथवा में भी इसकी व्याख्या आई थी, हो जाए न पथ में रात, कहीं मंजिल भी तो है दूर नहीं, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कविता कौन सी है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये गीत है। और ये किसका गीत है? हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का ये गीत है। निशा निमंत्रण से ये लिया गया था। किससे लिया था? निशा निमंत्रण से, ये आपको लिखना था। फिर आगे देखिए, यहां गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या पूछी है, तो पैसे की व्यंग्य शक्ति आ रहा, ये आपके आ गया कौन सा? बाजार दर्शन। बाजार दर्शन जो निबंध है किसका? जैनेन्द्र का। उस बाजार दर्शन जैनेन्द्र के निबंध से ये व्याख्या ली गई थी। इसके बाद देखिए ये अगली व्याख्या थी, ये थी कि किसी को अपभ्रंश, और ये आ रहा पूरा, तो इससे पता चल रहा है कि ये भक्तिन जो संस्मरण है, भक्तिन जो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, वहां से लिया गया। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का ये पाठ है।
फिर देखिए सिल्वर वेडिंग कहानी के आधार पर जो यशोधर बाबू हैं नायक हैं, उनकी चारित्रिक विशेषता लिखनी है। तो बहुत सारी चारित्रिक विशेषताएं हैं, वो लिख देंगे हम। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? तो ये भी उनकी चारित्रिक विशेषताओं से मिलता जुलता ही प्रश्न है। इसके बाद देखिए आपको पत्र एवं प्रारूप लेखन में ये पूछा था कि श्री विजय अग्रवाल जिला कलेक्टर अलवर की ओर से विनोद गुप्ता निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखना है। क्या लिखना है? अर्धशासकीय पत्र, जिसमें अलवर जिले में चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत विद्यार्थियों हेतु लगाए जा रहे चिकित्सा शिविरों एवं अनुभवी चिकित्सकों की टीम में आवश्यक चिकित्सीय सुविधाओं के भिजवाने का आग्रह, अर्थशास्त्रीय पत्र लिखना है। और फिर अथवा में है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किशनगढ़ में 2 कक्ष व 4 दीवारी निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग अजमेर की ओर से निविदा का आमंत्रण करना है। और अंत में आपके ये 32वां प्रश्न था, निबंध लिखना था 4 टॉपिक में से किसी एक में। कोरोना महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव, प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व और मेरा प्रिय साहित्यकार। ठीक है।